सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 बोल रहा है आपको अ म्यूचुअल फंड हैविंग शोन NAV 8.75 and 9.45 at the beginning and at the end of the year respectively। आपको दोनों चीजें दे रखी है, ओपनिंग की NAV भी दे रखी है, क्लोजिंग की NAV भी दे रखी है। ठीक है, और फंड हैज गिवन 2 ऑप्शंस, और 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 0.75 पर यूनिट एज डिविडेंड। तो म्यूचुअल फंड सोच रहा है कि हम 0.75 पैसे का डिविडेंड दे दें और 0.60 पैसे का कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन दे दें, है ना। तो मतलब कुल मिला के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना देना चाहते हैं, ये बताओ मुझे। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना देना चाहती है म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। दिस इज 0.75 प्लस 0.60, 1.35। ठीक है, मतलब वो सोच क्या रही है, कंपनी सोच रही है कि हम एक रुपए 35 पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं यूनिट होल्डर्स को। अब मुझे इतना बताओ पहले, डिस्ट्रीब्यूशन देने से क्या NAV पे कोई इंपैक्ट होता है या नहीं होता है। अगर मैं मेरे यहां से कैश में पैसे दे रहा हूं तो क्या मेरी NAV पर यूनिट पे कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। आएगा, पक्का आएगा। NAV पर यूनिट पे भी आएगा और टोटल NAV पे भी आएगा क्या। देखो, 2 तरह की NAV पढ़ी है आपने इस चैप्टर में, एक तो टोटल NAV, टोटल नेट एसेट वैल्यू, और एक NAV पर यूनिट। बताओ कौन सी चीज पे इंपैक्ट आएगा। मैं बात कर रहा हूं कैश डिविडेंड की। अगर कैश डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं मैं तो टोटल NAV इस पे भी इफेक्ट आता है और इस पे भी आता है, पक्का। केवल पर यूनिट पे क्यों आएगा, टोटल पे भी तो आएगा ना, आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कैश डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करके मैं री इन्वेस्टमेंट कर दूं तो, मतलब जितना डिविडेंड देना है उसकी जगह मैंने क्या दे दी, यूनिट्स दे दी अब की बार। अब मुझे बताओ क्या पर यूनिट NAV चेंज होगी या नहीं होगी, और टोटल NAV चेंज होगी या नहीं होगी। वेरी गुड। इस केस में पर यूनिट वाली NAV चेंज होगी, टोटल वाली NAV पे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं ना, क्योंकि मैंने कोई, आप NAV कैसे कैलकुलेट करते हो, टोटल असेट साइड का और करंट लायबिलिटी लेस करते हो उसमें से, तो असेट साइड का तो कोई टोटल चेंज हो ही नहीं रहा। आ रही बात समझ में। तो बस ये क्वेश्चन यही जानना चाह रहा है आपसे, कुछ इस तरीके का स्टफ जानना चाह रहा है, तो आप समझना यहाँ पे और डिसाइड करना। तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में वो बोल रहे हैं पेमेंट कर दूं मैं 1.35 रुपए का। दूसरा, दीज डिस्ट्रीब्यूशन आर टू बी री इन्वेस्टेड एट एन एवरेज NAV ऑफ 8.65। दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं वो, कि 1.35 रुपए की जगह क्या देते हैं उनको, यूनिट्स दे दें। ठीक है, अब 1.35 रुपए की जगह 8.65 पर यूनिट की NAV से अगर यूनिट्स देंगे तो क्या होगा, 1.35 डिवाइडेड बाई 8.65, इतनी यूनिट्स पर यूनिट होल्डर को मिलेगी। पर इससे टोटल NAV पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। चलो जी आगे देखते हैं। What difference it would make in terms of return available and which option is preferable। रिटर्न अवेलेबल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, मुझे बताओ, सोच के देखो। क्या इन्वेस्टर के होल्डिंग पीरियड रिटर्न की बात करता हूं, चलो मैं, क्या उसके होल्डिंग पीरियड रिटर्न पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा हमें। पर इसमें एक थोड़ी सी समस्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक है एक। क्या मिस्टेक है वो देखना आप। वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्लोजिंग में जो NAV है वो है 9.45, जबकि हम डिस्ट्रीब्यूट किस रेट से कर रहे हैं 8.65। तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर दोनों केस में आंसर अलग अलग आएंगे, जबकि वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती, टोटल NAV तो वही रहेगी। तो ऐसे केस में आपको अजम्पशन लेनी है, या तो क्वेश्चन में जो 9.45 की क्लोजिंग NAV दे रखी है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा,
है ना। और या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आंसर दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। एवरेज लिखा है तो एवरेज का मतलब क्या, आप तो सब यूनिट्स पे मानोगे ना। 8.65 से दिया है तो एवरेज ही बता रहे हैं हम। सब यूनिट वालों को 8.65 के हिसाब से कन्वर्ट करके दे दिया मान लो मैंने। तो 8.65 से मैंने कन्वर्ट करके दे दिया, मैं म्यूचुअल फंड कंपनी हूं, मैंने मान लो मेरे एक यूनिट होल्डर को 8.65 में कन्वर्ट करके दे दिया। और अब मैं उनको बोल रहा हूँ आपकी जो 8.65 में आपको एक यूनिट दी थी मैंने, वो 9.45 की हो गई। कैसे हो जाएगी वो ज्यादा की, हाउ, ज्यादा की कैसे हो जाएगी वो यूनिट अपने आप, वो तो अपने नेट असेट से होगी ना। नेट असेट थोड़ी बढ़े इसकी वजह से कुछ। सो देर इज समथिंग रॉन्ग। या तो इस 9.45 को चेंज करना है आपको, है ना, क्लोजिंग में 9.45 नहीं रहेगी। अगर इसको 9.45 को चेंज नहीं करोगे आप, तो आपकी टोटल एनएवी अलग अलग आएगी। देखना, आप समझा रहा हूं मैं आपको, समझ लो आप। टोटल फंड के पास कितनी यूनिट्स है, 200। अब मैं दोनों ऑप्शन की बात कर रहा हूं, सुन लो, बताओ मुझे। चलो, अगर कैश डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन की बात करें हम, है ना, तो कैश डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले ओपनिंग में कितनी एनएवी थी आपके पास, 200 यूनिट इंटू 8.75 करो मल्टीप्लाई, कितनी आती है ओपनिंग एनएवी बताओ। ये तो पर यूनिट दे रखी है ना, टोटल एनएवी बताओ। ओपनिंग में 1750 की तो आपकी ओपनिंग एनएवी थी। ओपनिंग एनएवी आपकी थी 1750 रुपए की। चलो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई भी ऑप्शन हो। क्लोजिंग में जाके आपकी एनएवी कितनी हो जाएगी, क्लोजिंग में जाके आपकी एनएवी कितनी हो जाएगी बताओ, 9.45 से करके बताओ, एट द रेट ऑफ 9.45। 1890 रुपए की आपकी क्लोजिंग एनएवी होनी चाहिए ना। अब पहली बात तो, ये क्लोजिंग एनएवी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद है या पहले, पहला अजम्पशन तो ये है। तो मैं बोल रहा हूँ ये क्लोजिंग एनएवी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद है ना। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा मैंने, कितने रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा वो भी बता दो। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कितने रुपए का किया है, 200 यूनिट में 1 रुपए 35 पैसे के हिसाब से दिया है मैंने उनको। टोटल कितना हुआ, 270 रुपए। चलो, अब मैं बात कर रहा हूँ इस डिसीजन से पहले कितनी एनएवी थी। तो मैं बात कर रहा हूँ क्लोजिंग एनएवी बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कितने रुपए की अपने पास एनएवी होनी चाहिए, ऐड कर दो इसमें, 1890 प्लस 270, 2160 ना। चलो, अब जिसको नहीं आ रहा है समझ में, एक बार वापस से मैं आपको चार्ट बना देता हूँ थोड़ा सा और समझ में आ जाए। एक बार मुझे बता भी दो किसी को डाउट आ रहा है, जिस जिसको। मैं बोल रहा हूँ ये बैलेंस शीट बनेगी जब आपकी, तो ये बैलेंस शीट मैं बना रहा हूँ बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक मैंने कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया पैसा, है ना। मैंने अभी तक कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अभी मेरे टोटल, जो टोटल असेट्स होंगे माइनस करंट लायबिलिटी होगी, तो यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आना चाहिए मुझे बताओ। अब जिसको समझ में आ रहा है वो बताओ, जिसको नहीं आ रहा है वो समझ लो, बोलो। यही तो होता है ना नेट असेट। टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटी अगर मैं लेस कर दूं, ये टोटल अमाउंट में से अगर करंट लायबिलिटी लेस कर दूं, तो नेट असेट आ जाएगी मेरे पास। इसी को तो एनएवी बोलते हैं। हाँ, इक्विटी पोर्शन जिसको बोलते हैं, नेटवर्थ कितनी आएगी बताओ मुझे बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा जल्दी बताओ, अदरवाइज क्वेश्चन कवर नहीं होंगे सारे। 2160 आएगी ना, ये अभी तो कैलकुलेट किया हमने, 2160 आएगी। तो देखो ये 2160 रुपए आएंगे यहाँ पे। और ये क्या लिखा जाएगा, 200 यूनिट्स। हमने 200 यूनिट दे रखी है, और एक यूनिट कितने से है बताओ, हाउ मच इज द पर, कितनी यूनिट से मानेंगे, 10.80। ठीक है, पर यूनिट तो अलग आएगी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। चलो, 2160 रुपए की हमारी टोटल एनएवी है। चलो, अब बात कर रहे हैं हम ऑप्शन नंबर 1 की। अब मुझे इम्पैक्ट देख लेना आप यहाँ पे और समझ लेना। ऑप्शन 1 में वो बोल रहा है पे कर दो, कितने रुपए पे करने के लिए बोल रहा है, पे डिविडेंड भी पे करने के लिए बोल रहा है, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन भी पे करने के लिए बोल रहा है। डिविडेंड कितना,
75 पैसे का, कैपिटल गेन कितना 60 पैसे का, 75 पैसे इंटू टोटल कितना होगा 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 पैसे इंटू 200 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बताओ। 75 को 200 से करोगे तो 150 रुपए, और इसको करोगे तो 120 रुपए, तो टोटल कितना अमाउंट पे करने की बोल रहे हैं वो 270 रुपए। अब मेरे को ये बताओ, अगर इस दिन मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, सोच लो। क्या असेट साइड में 270 रुपए कम हो जाएंगे क्या? पहले जितने असेट साइड में होते थे क्या उसमें से 270 रुपए कम होंगे या नहीं होंगे? होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एग्जिस्टिंग अमाउंट में से 270 कम हो जाएगा कैश बैलेंस, और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उसका इम्पैक्ट इधर आएगा 200 यूनिट्स अब की बार जो मैं लिखूंगा उसकी टोटल वैल्यू कितनी लिखूंगा बोलो? 2160 थोड़ी लिखूंगा अब की बार लिखेंगे कितनी, 1890 रुपए। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? पक्का सही है ये? सबको आ रहा है समझ में? बताओ ये एट द रेट कितनी हुई है? आज कितनी एनएवी चल रही होगी? इसी से तो एनएवी पकड़ी जाती है ना। अगर एनएवी, इसको हम एनएवी बोलते हैं, अगर एनएवी 1890 है तो 200 यूनिट की, एक पर यूनिट की एनएवी कितनी होगी? 9.45। चलो वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। अब समझना, यहां तक तो आंसर सबको समझ में आ गया क्या? ऑप्शन 1 में किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता देना। अब इसके नीचे आंसर जो उन्होंने पूछा है वो भी निकाल देता हूं। फर्स्ट ए बी क्या पूछा था, ए था बी था, जो भी ऑप्शन है वो लगा दो आप यहाँ पे ए। तो देखो सॉल्यूशन यहाँ पे आप लिख लेना अपनी कॉपी में, ऊपर तो मैंने समझाया आपको, दिस इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर ए में आपको क्या क्या मिल रहा है? अगर आप एक यूनिट होल्डर हो तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे निकालोगे? वही करोगे आप। क्या क्या चीजें होती है बताओ क्लोजिंग वैल्यू में? डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस क्लोजिंग एनएवी P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। दिस इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न ना। कितना डिविडेंड मिला आपको? 75 पैसे का। कितना कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन मिला आपको? 60 पैसे का। कितनी क्लोजिंग प्राइस हो गई आपकी? 9.45। स्टार्टिंग में कितनी थी आपकी? स्टार्टिंग एनएवी कितनी आ रही थी हमारी? 8.75। 8.75, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 8.75 इंटू 100। चलो बताओ मुझे कितनी होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ रही है? किसी भी पर्सन की होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालोगे तो वो कितना आएगा? 23.43%। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता दो एक बार, क्योंकि मेन लफड़ा आ गई है, अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट था। एनीबडी? किसी को नहीं है तो सेकंड ऑप्शन पे आओ। अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन आपको बोल रहा है कि कोई पेमेंट मत करो इनको, यूनिट होल्डर्स को कोई पैसे मत दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन है कितना? देखो पहले तो ये कैलकुलेट कर लो, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 270 रुपए का करना था हमें, लेकिन अब की बार वो बोल रहा है ये अमाउंट कैश में पे करो, कैश में मत पे करो, सॉरी। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं नॉट टू बी पेड इन कैश, कैश में नहीं दे रहे हम। चलो इंस्टीड इशू यूनिट्स एट द रेट। अब की बार क्या बोल रहे हैं, कितने रुपए से यूनिट्स इशू कर दो? 8.65 से यूनिट्स इशू कर दो। अब समझना आप, यहाँ पे देखना क्या गड़बड़ होगी। अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं यहाँ पे आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, चलो मुझे बताओ क्या असेट साइड में, अब ऑप्शन 1 से मत कंपेयर करना, एग्जिस्टिंग डेटा से कंपेयर करना, क्या असेट साइड में कुछ चेंज होगा क्या? क्या मैंने कोई कैश दिया है क्या किसी को? क्या एग्जिस्टिंग अमाउंट वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? नो चेंज, वेरी गुड, नो चेंज। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, बस इतना सा मुझे बता दो तो आपका काम हो जाएगा, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्या यहाँ अमाउंट 1890 आएगा या 2160 आएगा? जब कोई डेटा चेंज ही नहीं हुआ एग्जिस्टिंग से तो एग्जिस्टिंग वाले अमाउंट आएगा ना यहाँ पे। बस यही तो बताना था आपको, 2160 आएगा। चलो ये मान लेते हैं आपका, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी। अब मुझे ये और बता दो, अगर यहाँ 8.65 से यूनिट्स इश्यू करनी थी तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होगी? बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी इशू हुई होगी?
टोटल 270 रुपए का सामान देना था, एक सामान की कीमत 8.65 है, तो टोटल यूनिट्स 250। कैसे होगी 250? कौन निकाला ये? किसका कैलसी बदमाशी कर रहा है? 21.31 यूनिट्स होगी ना, सॉरी 31.21 यूनिट्स होगी। अरे ये तो इजी सी बात है ना। देखो 31.21 यूनिट्स हो गई। अब मुझे ये बता दो इस दिन टोटल यूनिट्स कितनी है आपकी बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में टोटल यूनिट्स कितनी है? 231.21 यूनिट्स। अब मुझे बताओ क्या क्लोजिंग एनएवी 9.45 आ रही है यहाँ से? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला था क्लोजिंग एनएवी 9.45 है। क्या 9.45 आएगी या कुछ अलग आएगी यहाँ? 9.34। लो जी, तो मैंने यही तो बोला था क्वेश्चन पढ़ के कि इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिस्टेक है। उन्होंने जो क्लोजिंग वैल्यू 9.45 बोल रखी है वो 9.45 हो ही नहीं सकती। 9.45 होते ही तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। चलो अब मैं बोलूं कि 9.45 ही मानेंगे हम तो अगर मैं यहाँ 9.45 लिखता हूं तो क्या ये 2160 रहेगा क्या? क्या ये चेंज नहीं हो जाएगा क्या? मैं आपको समझाने पे जोर दे रहा हूँ, क्वेश्चन कराना होगा तो मैं 1 मिनट में करा दूंगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि सॉल्यूशन हो गया है ना, और आप बोलोगे हो गया। बताओ कितना आएगा यहाँ पे? अगर मैं यहाँ 9.45 से बोलूं आपको तो कितनी वैल्यू आएगी? लगभग लगभग 2185 रुपए। तो ये 25 रुपए की नेट असेट कहाँ से बढ़ जाएगी? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो बस मेरा काम हो गया, मैं यही समझाना चाह रहा था। सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये मानना तो ज्यादा रॉन्ग है। इसको नहीं मानते हुए हम क्या मान रहे हैं? हम इससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन में जो क्लोजिंग एनएवी दे रखी है उसको हम चेंज कर लेते हैं। चलो जी, अगर ये बातें समझ में आ रही है तो अब एचपीआर कैलकुलेट करके बता दो मुझे। अब की बार देखो पर यूनिट से मत निकालना एचपीआर, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है पर यूनिट से एचपीआर तभी कैलकुलेट हो सकता है जब ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट सेम हो। यहाँ पे जब री इन्वेस्टमेंट वाला मैटर है तो टोटल वैल्यू से निकालना। तो आप टोटल लिख दो, सब इन्वेस्टर का एक साथ लिख दो डेटा। टोटल कितना डिविडेंड मिल रहा है बोलो? टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है? जीरो। कुछ मिल ही नहीं रहा ना आपको, तो मजे ले रहा था आपके। कुछ भी तो नहीं मिल रहा आपको, जीरो मिल रहा है। आपको तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अपॉन ओपनिंग इंटू 100 कर दो, बात खत्म। क्लोजिंग कितनी है? 2160 माइनस ओपनिंग कितनी थी? हाउ वाज कितनी थी ओपनिंग? 1750। 1750 अपॉन 1750 इंटू 100। बताओ कितनी एचपीआर आती है? बोलो 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 बोलो। वही आ रही है ना? वही आ रही है, तो वही तो आएगी। ठीक है, तो बस ये पूछा है उसने कि क्या इस पे इन ऑप्शंस की वजह से आपके क्या रिटर्न पे इम्पैक्ट आएगा? क्या नहीं आएगा ना? क्यों आएगा? हम ही तो हमारे पैसे को खुद को ही बांट रहे हैं। तो खुद को बांटने से ना तो कोई पैसा बढ़ रहा है ना कोई पैसा कम हो रहा है। ठीक है, तो खुद को चाहे कैश में बांटें चाहे खुद को कैश में ना बांटें, कैश की जगह यूनिट्स दे दें, हमारे रिटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, पर एनएवी पे जरूर फर्क पड़ जाएगा। क्लियर है? दिस इज द सॉल्यूशन। ये बी पार्ट का सॉल्यूशन है आपका, ये ए पार्ट का सॉल्यूशन है। अब इन्होंने एक कॉमेडी कर रखी है, वो कॉमेडी आप भी देख लो। जो मजाक कर रखा है, आपको भी वो मजाक करना है एग्जाम में तो कर सकते हो, वैसे करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई। वो बोल रहे हैं हम देखो इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसकी जगह कैसे लिखेंगे वो देखो। वो बोल रहे हैं हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो बोल रहे हैं 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9.45 और 31.21 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, कितने में इशू हुई थी वो? 8.45 में हुई थी क्या? 8.65। अब करना है इसका टोटल कितना आता है? 2160 आएगा ना? तो इस तरीके से बैलेंस शीट अगर बनाए तो ऐसे बैलेंस शीट नहीं बनती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
कभी भी एक फंड की दो एनएवी नहीं हो सकती, है ना। एक फंड अगर है तो उसकी एक ही एनएवी होगी। तो ऐसे उन्होंने लिख रखा है सॉल्यूशन में, ना चाहते हुए भी ये कॉमेडी करनी पड़ेगी आप। ओके जी, चलें आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बता दो एक बार मेरे को। 14 के बाद कौन सा क्वेश्चन था? 26। चलो जी 26 पे आ जाते हैं। किसी के माइंड में डाउट रहते हैं तो वीडियो को दोबारा देख लिया करो। बाकी ज्यादा बेस्ट तो ये होता है कि खुद लेके बैठा करो कॉपी, है ना। फिर भी रहे तो बात करेंगे। चलो नेक्स्ट है, नए टॉपिक का क्वेश्चन है ये, तो पहले तो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे आते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंसेप्ट नंबर कौन सा है, सॉरी म्यूचुअल फंड का चलना है ना। लास्ट किया था हमने कौन सा, मॉर्निंग स्टार इंडेक्स। दिस इज लास्ट पॉइंट नंबर 10, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। फुल फॉर्म लिख लेना, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसको रूपी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, रूपी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि इंडिया में रूपी चलता है इसलिए इंडिया में रूपी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया इसको रूपी वेटेड नहीं बोलेंगे। ये आपको जानना है, ये दो तरह के रिटर्न और कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है, तो ये कैसे कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो डिफरेंस देखो पहले तो क्या है, ये वाला तो एक शब्द में समझ में आ जाएगा। मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज वेरी सिंपल, दिस इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज। जितना कैश जिस टाइम पे आ रहा है उसको उसी वक्त पे कंसीडर करो और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, तो सिंपली हम बोल सकते हैं ऑल्सो नॉन एज IRR, ठीक है। तो IRR आपने सुन रखा है ऑलरेडी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कैलकुलेट करते हैं हम, उसी तरीके से मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है, और कुछ भी नहीं है वहां पे स्पेशल। ये जो कंसेप्ट है ये स्पेशल है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे हम बोलेंगे टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न मींस रिटर्न एंड ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंसीडरिंग, या हम बोल देते हैं इग्नोरिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशंस और रीइन्वेस्टमेंट्स इन बिटवीन। चलो पहले तो ये नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ ये क्या बोला जा रहा है। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न क्या बोल रहा है और मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न क्या बोल रहा है, एक बार लिखो और लिख के मुझे बताओ कंप्लीट हो गया आपका लिखा हुआ। देखो मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न कुछ नहीं समझना, IRR कैलकुलेट करना है, वो अभी मैं कैलकुलेट करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा।
हाँ जी, देखो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न क्या बोल रहा है एक बार समझना। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न आपको बोलना चाह रहा है कि आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में मान लेते हैं 1 रुपए इन्वेस्ट किया, है ना, 1 रुपए इन्वेस्ट किया, वो 1 रुपए जाके आपका 1 महीने बाद हो गया 1 रुपए 20 पैसे, ठीक है जी। उसके बाद 2 महीने जाके वो हो गया आपका सपोज 1.30। फिर वो बोल रहा है कि मान लेते हैं 3 महीने पे कंपनी ने आपको कुछ पैसा एज ए कैश डिविडेंड दे दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कैश डिविडेंड हमें अगर मिल गया तो एनएवी कम हो जाएगी ना कंपनी की, तो मैं एनएवी की बात कर रहा हूँ। एनएवी कम हो जाएगी क्या बताओ कैश डिविडेंड से, फटाफट। हाँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनएवी में रिडक्शन आ जाएगा। मान लेते हैं मैं बोल देता हूँ वापस से एनएवी 1.10 हो जाएगी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बीच में जितने भी कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा होगा या फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा, इनको इग्नोर कर दो आप। और टाइम की वजह से अगर इस 1 रुपए की बात करूं मैं, कि ये टाइम की वजह से बढ़ के कितना हो जाता, बीच में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ये 1 रुपए जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट हुआ था, ये एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसको बोला जाएगा टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। तो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न कभी भी एक्चुअल रिटर्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि बीच में कोई डिविडेंड मिला है तो उसको तो हमने इग्नोर ही कर दिया। दिस इज, यहाँ पे जो भी आपकी मेच्योरिटी वैल्यू आती है और उससे जो आप एचपीआर कैलकुलेट करोगे उसको बोला जाएगा टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? रिपीट, देखो रिपीट, अभी केवल इतना ध्यान रखो, अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उससे समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपने शुरू में 1 रुपए लगाया है, वो 1 रुपए से टाइम की वजह से जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, उसको कंसीडर करके बताओ मुझे रिटर्न। अगर बीच में मान लो कंपनी ने कोई डिविडेंड बांट दिया तो उसकी वजह से तो कंपनी एनएवी कम हो जाएगी ना, है ना। उन चीजों को इग्नोर करो। आपको कोई डिविडेंड मिला है ऐसा मत मानो, आप भूल जाओ कोई डिविडेंड मिला है क्या। आप बात करो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कितनी इंक्रीमेंट हुई है ना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हुई है, आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट में टाइम की वजह से जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए था, उस रिटर्न को हम बोलते हैं टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। तो नाम से सब क्लियर है। अब मान लो आपको बीच में मैं बोल रहा हूँ कि 20 पैसे का डिविडेंड मिला है ना, मत करो इसको रिटर्न में कंसीडर, मत करो इसको। इस 20 रुपए को मैं बोल देता हूं नॉट कंसिडर्ड एज रिटर्न वाइल कैलकुलेटिंग क्या, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। चलो, जबकि मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलता है, जो कुछ भी एक्चुअल में कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है, उन सबको कंसीडर करो और उसी टाइम पे कंसीडर करो जब वो आपको मिल रहे हैं, है ना। और उससे जो रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा उसको हम आईआरआर भी बोलते हैं, उसको हम मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन करेंगे, उससे और आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो मनी वेटेड में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, वो सिंपल आईआरआर वाला कंसेप्ट है। चलो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। असर्टेन द टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी, एंड एनुअल कंपाउंडेड रूपी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो आईआरआर हो गई, ठीक है। और रिलेटिंग टू सोम फंड, तो सोम फंड एक म्यूचुअल फंड का नाम है ना। इस रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करके बताना है, कर लेते हैं कैलकुलेट, कोई बात नहीं। फंड वैल्यू एट द बिगनिंग एज कितनी है, 6 करोड़। तो स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड की जो फंड वैल्यू का मतलब क्या होता है, दिस इज ओपनिंग एनएवी ना, ओपनिंग एनएवी टोटल, पर यूनिट नहीं है ये, टोटल आपकी स्टार्टिंग में फंड की एनएवी थी 6 करोड़ रुपए की। 3 मंथ्स हेंस, 3 महीने बाद वैल्यू जो है वो 15% से बढ़ गई, ठीक है। कितनी हो गई बताओ मुझे, फटाफट से कैल से हाथ में ले लो और कैलकुलेट करो।
अगर 6 करोड़ वाली चीज में 15% इंक्रीज हो जाता है तो कितनी हो जाती है वो? 6.90 करोड़ हो जाएगा शायद। ठीक है, आगे देखो, अगले 3 महीने में वैल्यू हैड इंक्रीज बाय 12% ऑफ द वैल्यू 3 मंथ्स बिफोर, मतलब 6.90 में 12% और इंक्रीज हो गई। बताओ कितनी हो गई? अगर 6.90 में और 12% का इंक्रीमेंट आ जाए तो कितनी हो जाती है? 7.728। ठीक है, एट दैट टाइम देर वाज एन आउटफ्लो ऑफ 1 करोड़ बाय वे ऑफ डिविडेंड। बस यही तो बीच में दिक्कत करेगा आपके। ठीक है, अब देखो 1 करोड़ का डिविडेंड कैश में दिए गए, यहाँ पे पढ़ लो अच्छे से, अच्छे से पढ़ो और बताओ क्या कैश में दिया है या यूनिट्स दिए उसकी जगह? अगर यूनिट्स देते तब तो कुछ भी नहीं होता। कैश में दिया है, मुझे बता दो कैश में देने से क्या ये जो एनएवी है 7.728 की, इस पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या? अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ सारे जवाब। ऐसे मान लो मुझे नहीं आता है। हाँ जी आएगा। क्या इंपैक्ट आएगा फटाफट से बोलो, कितनी हो जाएगी एनएवी? कितनी एनएवी हो जाएगी फटाफट बताओ, आंसर लिख के बताओ। थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकल वैल्यू बताओ, कितनी वैल्यू आएगी अब? 6.728 आएगी ना, इतना देर क्यों लगी इसमें? सिंपल सी तो बात है, 1 करोड़ का डिविडेंड देंगे तो आपकी एसेट्स कम हो जाएगी, तो 6.728 हो जाएगी। अब अगेन क्या बोल रहा है वो, 3 महीने के बाद वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी 10% से। ठीक है, अब 10% किसकी 10% रिड्यूस होगी बताओ मुझे? 6.728 से होगी ना, क्योंकि एनएवी तो यही चल रही होगी आपकी। यहां से 10% रिड्यूस हो गई वैल्यू तो कितनी आएगी? 6.0552। ठीक है जी, और फिर लास्ट के 3 मंथ्स में क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ फंड इंक्रीज बाय 1 करोड़, 1 करोड़ से इंक्रीज कर दो तो 7.0552। ये मैंने रफली लिखा है, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे अपन, जो मैंने लिखा है एज इट इज उसी चीज की टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब करना क्या है वो देखो यहाँ पे। चलो जी, इधर आ जाते हैं, पहले टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं हम। सॉल्यूशन, सबसे पहले कैलकुलेट करो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। चलो, अब देखो ये जो चीजें यहाँ लिखी है, बीच वाले डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करता तो मेरा अमाउंट कितना कितना होता जाता वो मुझे बताना। तो मैं एक तो यहाँ पे पीरियड लिख रहा हूँ, पीरियड, है ना? तो पहले तो वो टेबल बनानी पड़ेगी, शुरू पहले वो टेबल बनाओ उसके बाद करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन आप लिख रहे हो जो मैंने वहां पे रफली लिखा है, पहले यहाँ पे उसको पूरा लिखो। टाइम पीरियड 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स और 1 ईयर या 12 मंथ्स। यहाँ पे आप लिख दो ओपनिंग एनएवी, ओपनिंग एनएवी कितनी थी? यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कितने का किया हमने, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोज। एक वापस से थोड़ा सा चेंज करना है इसमें, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसमें तो चलने दो। 3 मंथ्स के स्टार्टिंग में ओपनिंग एनएवी कितनी थी? 6 करोड़। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कुछ नहीं था। क्लोजिंग एनएवी कितनी थी? ओ एक मिनट, एक कॉलम और डालो इसमें, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया आपके, और यहाँ पे क्लोजिंग एनएवी। देखो स्टार्टिंग में 6 था, 3 महीने पे क्या हुआ था? 3 महीने पे फंड की वैल्यू 15% इंक्रीज हुई थी, तो यहाँ पे 0.90 प्लस कर देंगे हम, है ना? ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख देना, प्लस 15% हुआ था यहाँ पे, तो ये हो गई थी आपकी 6.90। ठीक है, यहाँ पे 6.90 थी, और इसके बाद यहाँ पे इंक्रीज हुई थी कितनी? 12%, प्लस 12% करना है यहाँ पे, कितना था ये? 12 12 इसका 7.728, 0.828, तो ये 6 महीने 2 बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? 6 महीने वाला जो कॉलम है वो 2 बार लिखना है।
6 मंथ्स 2 टाइम लिख देंगे, एक बार बिफोर डिविडेंड, एक बार आफ्टर डिविडेंड। आफ्टर डिविडेंड। चलो क्लोजिंग बोलो यहाँ पे कितनी थी, 7.728 क्या, 7.728 में से 1 करोड़ का डिविडेंड चला गया, -1, कितना हो जाएगा 6.728। सही चल रही ना। 9 मंथ्स पे ओपनिंग कितनी है 6.728, और इसमें से क्या हो गया था 10% का रिडक्शन हो गया था क्या, -10%, कितना होगा -0.6728। तो ये क्लोजिंग में कितनी आएगी वैल्यू बताओ। हाउ मच विल बी द क्लोजिंग वैल्यू, 6.0552, ठीक है। और 12 मंथ्स पे आ जाओ, 12 मंथ्स पे 6.0552, और यहाँ पे 1 करोड़ की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, डायरेक्टली लिखा हुआ था, तो ये आ जाएगा 7.055। तो ये तो नॉर्मल टेबल होगी। देखो अब आपको करना है टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले तो ये नॉर्मल आपको बना देनी है टेबल। इसके बाद अब समझना है आपको टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ। उस डिस्ट्रीब्यूशन को भूल जाओ एक बार, फिर मुझे बताओ कि आपका पैसा कैसे कैसे इंक्रीज होता। देखते हैं बता सकते हो क्या आप। चलो टाइम वेटेड रेट, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू, अब समझना मैं जो चीज लिख रहा हूं वो, मैं मान लेता हूं मैंने 1 रुपए लगाए थे, 1 रुपए 3 महीने बाद कितना हो जाएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग अपॉन ओपनिंग, पक्का है क्या ये बताओ। अगर क्लोजिंग, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को भूल जाओ एक बार, मान लेते हैं क्लोजिंग 10% ऊपर है, तो इस तरीके से होगा ना ये 1.10 डिवाइडेड बाई 1, पक्का ये चीज समझ में आ रही है आपको पक्की। इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या इसको, अगर 1 रुपए को 3 महीने बाद की वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। और 3 महीने बाद की निकालनी है तो अगेन क्लोजिंग अपॉन ओपनिंग, अगेन क्लोजिंग अपॉन ओपनिंग, मतलब इस तरीके से चलते रहो। इससे क्या आ जाएगा, इससे लास्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 रुपए की क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी, और इसको -1 कर देंगे तो रिटर्न आ जाएगा। ये तो करना है, समझ रहे हो क्या बात को। अब 1 रुपए नहीं है अपने 6 करोड़ है, तो 6 करोड़ से कर देंगे, 1 की जगह 6 कर देना। ये फॉर्मूला लिखना है यहाँ लिख लेना, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट आंसर पे आ जाना। स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी फंड की, 6 करोड़ रुपए की। चलो 3 महीने बाद वैल्यू में कितना चेंज आ गया वो ऊपर लिख दो, और स्टार्टिंग की वैल्यू नीचे लिख दो। तो यहां से मैं उठा लेता हूं, 3 महीने बाद वैल्यू हो गई 7.728, 0.90 कहां से हो गया, बड़ी है ना वैल्यू, तो कम थोड़ी हुई है। अब बताओ, अभी एक बार यहां तक का निचोड़ निकालो, देखें एक बार आगे भूल जाओ। अगर मैं आपको बोलूं केवल 3 मंथ्स का ही कैलकुलेशन करके बताओ, इसका क्या आंसर आ रहा है, ताकि आपको फीलिंग आ जाए अपन जो कर रहे हैं वो है क्या। इसका क्या आंसर आ रहा है, 6 × 6 × 7.728 अपॉन 6, 7.728 आ रहा है ना। मतलब क्या हुआ, 3 महीने बाद वैल्यू 7.728 है। 6.90 गलत लिख दिया क्या मैंने कुछ, ओके 6.90 तो हुआ है ना, माई मिस्टेक। 3 महीने बाद तो 690 हुआ है। हाँ ये बताओ अब मुझे, 6 × 690/6 लिखा है मैंने, इससे अगर रिटर्न कैलकुलेट करना है, इससे आएगा क्या पहले तो ये बताओ। इससे तो क्लोजिंग वैल्यू आएगी, तो क्लोजिंग वैल्यू में से एक बार मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखना। हाँ जी देखो, ये अगर मैं मान रहा हूँ कि इससे क्लोजिंग वैल्यू आएगा, तो क्लोजिंग वैल्यू में से 6 माइनस कर दो, वही एचपीआर वाला सिस्टम, -6 करोगे तो कितना आएगा 0.90 आएगा, और डिवाइड बाई 6 करोगे तो आ जाएगा एचपीआर।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेबी? तो चलो बस इसको आगे बढ़ाते रहो। अब मैं बोल रहा हूं अगले 3 महीने बाद क्या होगा, अगले 3 महीने बाद क्या होगा आपकी वैल्यू के साथ। 690 की जो वैल्यू थी वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 7.728। बस वो लिख दो यहाँ पे अगेन, 7.728 डिवाइडेड बाई 690। चलो अगले, चलो अगले 3 महीने बाद क्या होगा। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है। अगले 3 महीने बाद ओपनिंग वैल्यू जो होगी ना वो ये हो जाएगी, है ना, क्योंकि अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो इससे हुआ है। तो 6.728 तो ओपनिंग हो जाएगा, हाँ जी देखो, तो ये तो आ जाएगा अपना 6.728 और यहां से वैल्यू कितनी हो गई आपकी, आपकी वैल्यू हो गई 6.0552 और लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो। ओपनिंग कितनी थी 6.0552 और क्लोजिंग कितनी हो गई 7.0552। इससे क्या आएगा पूरे से, इस पूरे को कैलकुलेट करने से तो क्लोजिंग वैल्यू आएगी ना। एचपीआर कैसे निकलेगा, -6 करो और डिवाइड बाय 6 × 100 कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जो एचपीआर है वही तो एनुअल रिटर्न है। चलो करो देखिए कैलकुलेट कितना आता है। दिस विल बी योर टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। %35.06। ठीक है जी, आया क्या समझ में। देखो ये लिखने का तरीका है फॉर्मूला, बाकी इसको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोलूंगा आप एक टेबल बनाओ, है ना। इसकी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना है, टेबल बनानी है। तो आप एग्जाम में ये लिख के आ सकते हो, पर यहाँ पे एक नीचे काम करो आप, अल्टरनेटिव फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो फटाफट करना है अपने को ये काम। जो मैंने थ्योरी लिखाई थी उससे मैच करते हुए टेबल बनानी है। क्या टेबल बनेगी, यहाँ पीरियड लिखो, यहाँ ओपनिंग एनएवी लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करना है ना, भूल जाओ ये डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ। ओपनिंग एनएवी इंक्रीज डिक्रीज कितना हो रहा है आपका वो बता दो, तो क्लोजिंग एनएवी आ जाएगी। ठीक है, चलो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स फील करना। अब मैं बोल रहा हूं आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है उसको इग्नोर कर दो, रिटर्न कैलकुलेट करो। स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी फंड की, 6 करोड़ रुपए की वैल्यू थी। 3 महीने बाद फंड कितना बढ़ा, परसेंटेज में बोलो कितना फंड बढ़ा है 3 महीने बाद। क्वेश्चन की शीट आपके पास है, वहां से बता दो। 15% का इंक्रीमेंट है ना, तो +15% इसमें अगर होता, ठीक है, तो कितना आता, 0.90 प्लस कर देते हैं यहाँ पे, तो क्लोजिंग 690 आ जाती, जो कि आई भी है क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। दिक्कत वहीं आएगी जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो आगे देखो, अगले यहाँ पे ओपनिंग कितनी थी 690, 690 के बाद कितना इंक्रीमेंट हुआ था, 12% का इंक्रीमेंट हुआ था यहाँ पे। तो 12% से कितनी वैल्यू आई थी, 0.828 आई थी ना, तो क्लोजिंग हो गया था 7.728, 7.728। ठीक है, अब 9 महीने बाद, अब देखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे 9 महीने बाद में बात करूं तो 7.728 से तो बढ़ा ही नहीं था आपका। आपका कहां से बढ़ा था 9 महीने बाद, वैल्यू कहां से इंक्रीज हुई थी बोलो, 6.728 से हुई थी ना। 6.728 में कितना इंक्रीमेंट हुआ था, कम हुई थी, सॉरी चलो कम हुई थी, कितनी कम हुई थी, माइनस का 10% हो गया था यहाँ पे। तो माइनस का 10% तो कितना होगा, 0.6728, कितनी आएगी वैल्यू,
6.0552 और लास्ट में यहाँ पे आपका अमाउंट परसेंटेज में नहीं दे रखा था, 1 करोड़ बढ़ा था डायरेक्टली, तो वो कितना हो गया था 7.0552। ये किया ना हमने ऊपर भी। नहीं, इसमें एक काम करो, इसमें मिस्टेक हो गई एक, इसको ये मत करो, इसको यहाँ पे ये करो, यहाँ पे एक बार ये करना 7.728 से आगे चलो एक बार आप, इससे कैलकुलेशन करना एक बार, इससे आएगा सही आंसर। 7.728 से अगर 10% कम करता हूं मैं, कितना आएगा बोलो? ये तो आ जाएगा 6.9552 आएगा ना। यहाँ कितनी आएगी वैल्यू? 0.7728। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6.9552। अब देखना, 1 करोड़ की वैल्यू कम हुई थी, पर 1 करोड़ की वैल्यू कितनी वैल्यू पे कम हुई थी? ओपनिंग कितना था जब 1 करोड़ की वैल्यू प्लस हुई थी? क्या लास्ट में प्लस हुई थी? जब 1 करोड़ की वैल्यू प्लस हुई थी तो ये ओपनिंग कितना था? इतना। तो इसका परसेंटेज बताना मुझे, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था यहाँ पे? कैलकुलेट करके बताओ, यहाँ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था? 1 डिवाइडेड बाई 6.0552, 16.514। ठीक है, 16.514% इंक्रीज हुआ था। तो देखो यहाँ पे भी तो इतना इंक्रीज होगा ना। इंक्रीज कितना होना चाहिए? 16.514%। करो कितना होगा? 1.149। तो टोटल बता दो कितना आएगा? 8.103। सही है क्या? अब बताओ इसका एचपीआर कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है? 8.103 माइनस 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 100। 35.05 या 06 जो भी है, कुछ राउंड ऑफ की वजह से हो सकता है पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, तो ये देखो, अब इसमें हमने क्या इग्नोर कर दिया कि डिविडेंड अगर नहीं होता, अगर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं होता तो यही टेबल होती ना। बोलो, ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको? अगर क्वेश्चन में डिविडेंड का डेटा होता ही नहीं तो 100% यही डेटा होता आपका। बस, तो वो डेटा बना दो और उसके हिसाब से एचपीआर निकाल दो। दिस इज योर टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। तो इस टेबल को बनाते वक्त हमने टोटली इग्नोर कर दिया डिविडेंड को। अब इग्नोर किस तरीके से किया है वो देखो। इग्नोर मैंने ऐसे किया है कि नॉर्मली जब 6 महीने पे डिविडेंड दिया गया था तो उसको एक बार हटा दो। अब जो वैल्यू 7.728 से एक कम हो गई थी, 6.728 हो गई थी डिविडेंड की वजह से, है ना? कोई बात नहीं, वैल्यू तो परसेंटेज वाइज 10% ही डाउन होगी ना। तो 10 अगर डिविडेंड नहीं होता तो इसका 10% डाउन हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी ओपनिंग है उसमें 1 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ था, पर वो 1 करोड़ इंक्रीमेंट किस पे हुआ था? उस वैल्यू पे जिसमें से डिविडेंड भी जा चुका था। मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज में निकाल लो उस वैल्यू को। तो आपने कैलकुलेट किया कि 1 करोड़ की जो वैल्यू इंक्रीज हुई थी वो थी 16.51%। तो अगर ये वैल्यू ओपनिंग में होती तो इसका भी 16.51% ही इंक्रीज होता। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आपने निकाली है क्लोजिंग वैल्यू, और इससे आपने कैलकुलेट किया है एचपीआर। इसी एचपीआर को बोलेंगे हम क्या? टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट कर लो इसको। ठीक है, आप इस तरीके से टेबल बनाते हो, वो भी आंसर सही है, कोई इश्यू नहीं है।
और आप डायरेक्टली ये ऊपर वाला तरीका लगाते हो तो भी सही है। बस ऊपर वाले तरीके में ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। यहाँ जब आप बेस में लोगे ना तो कौन सी प्राइस लेनी है। तो दोनों तरीके मैंने बता दिया, आपको करना है वैसे कर सकते हो। आपको जो सॉल्यूशन दिया हुआ है नीचे वो ये वाला दिया हुआ है, फॉर्मूले वाला। क्योंकि आपको एचपीआर आता है तो आप इस रूट से चलोगे तो भी इससे आंसर वही आएगा। सो दिस इज एनुअल रिटर्न। अब यहाँ इसको एनुअल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एनुअल रिटर्न ही। सबका नोट हो गया हो तो इसका सेकंड पार्ट कर लें। अब दिख रहा होगा शायद, विजिबल होगा पूरा। एक बार जो रिटर्न 1 रुपए पे कैलकुलेट, 1 रुपए तो मैंने लिखा है फॉर्मूला, मैं मान के चल रहा 1 करोड़ नहीं है ये। अरे मैं ये मान के चल रहा था, आप 1 रुपए लगाते हो तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, लास्ट में 1 माइनस कर दो। पर जब 1 रुपए नहीं होता तो फिर नीचे भी डिवाइड करना होता है ना। ये ऊपर वाला हटा दो, ये तो फॉर्मूला लिखने का तरीका समझाया था मैंने, ये हटा दो आप, ये लिखो ही मत आप। उसको 6.0552 से क्यों किया, किसको 1 करोड़ को 6.0552 से क्यों किया। देखो आप यहाँ पे एक बार भूल जाओ कि आप कौन सा रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो। कंपनी का एक्चुअल डेटा क्या बोल रहा है, एक्चुअल डेटा बोल रहा है कि 9 मंथ्स के एंड पे जो वैल्यू थी वो थी 6.0552, और इसमें 3 महीने में कितनी वैल्यू बढ़ी है, 1 करोड़ की वैल्यू बढ़ी है। तो 1 करोड़ तो अमाउंट वाइज बढ़ी है ना। अगर मैं ये बोलूं कि ओपनिंग पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है तो आप बोलोगे ओपनिंग पे 16% इंक्रीज हुआ है। सही है क्या, ओके यहां तक ऐसा हम बोल सकते हैं क्या। तो बस अब हम जब टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं तो उसमें आपकी अगर कोई डिविडेंड नहीं होता तो 12 मंथ्स के टाइम पे ओपनिंग वैल्यू क्या होती, ओपनिंग वैल्यू होती 6.9552। तो इसमें भी तो वही परसेंटेज इंक्रीज होता ना, वैल्यू वाइज इंक्रीज सेम थोड़ी होता है यहाँ पे। तो वैल्यू वाइज इंक्रीज नहीं होता, परसेंटेज वाइज इंक्रीज हमेशा सेम होगा। तो ये जो रिटर्न कैलकुलेट हुआ है ना, ये रिटर्न कैलकुलेट हुआ है कि टाइम की वजह से क्या कमाया आपने, है ना। कोई डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं होता बीच में, तो जो टाइम की वजह से आपका रिटर्न है वो 35% आ रहा है। चलो अब चल रहे हैं आगे। अब इसका सेकंड पार्ट, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, आईआरआर कैलकुलेट करना है। फटाफट से एक बार बता दो मेरे को किस किस को आईआरआर में दिक्कत होती है, उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करवा देता हूँ। आईआरआर निकालना किस किस को नहीं आता अभी तक। तुमको याद नहीं है कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे आईआरआर में क्या होता है, जब आपको पैसे मिल रहे हो ना वो सारे अमाउंट लिख दो, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन में कब कब आपको इनफ्लो हो रहा है, कब कब आउटफ्लो हो रहा है, फटाफट बताओ। कब कब तो इनफ्लो हो रहा है, कब कब आउटफ्लो हो रहा है। जीरो पे आउटफ्लो है ना। अगर 6 करोड़ की वैल्यू है जीरो पे तो मैं मान लेता हूँ कि 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है जीरो पे। 3 महीने पे कुछ मिल रहा है क्या, कुछ नहीं मिल रहा। 6 महीने पे क्या मिल रहा है, डिविडेंड। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कैश फ्लो, यहाँ पे -6 करोड़, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 1 करोड़ का डिविडेंड मिला था क्या, प्लस 9 मंथ्स पे कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा। 12 मंथ्स पे पूरा पैसा वापस आएगा, कितना पैसा आएगा
12 मंथ्स के एंड में कितनी एनएवी है? 7.0552। ये पैसा वापस आएगा 7.0552। इतनी टेबल जिसको नहीं बनानी आती वो बता दो। अब मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा इसमें, जिसको नहीं आता उसको आईआरआर के लिए। इस टेबल में किसी को दिक्कत है क्या? ये तो कर सकते हो फिल। आपको केवल जिस टाइम पे जो इनफ्लो हो रहा है वो लिख दो, जिस टाइम पे जो आउटफ्लो हो रहा है वो लिख दो। चलो लिख दिया यहां तक। अब रफली अगर रिटर्न निकालोगे तो वो एचपीआर होता है। इसका टोटल करो, इसका टोटल कितना आएगा? 2.0552। ये आ रहा है इसका टोटल। मतलब मान लेते हैं इस कंपनी के सारे यूनिट्स आपके पास है, इस म्यूचुअल फंड की सारी 6 करोड़ की वैल्यू आपने खरीद रखी है, तो बताओ आपको इस कंपनी से टोटल कितना रिटर्न मिला है पूरे साल भर में? 2.0552 मिला है ना। तो इससे क्या आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल सकते हो क्या? बोलो, होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल सकते हो ना? 2.0552 डिवाइड बाय 6 इंटू 100 कितना आएगा बोलो? 34.25% आएगा। ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बोला था होल्डिंग पीरियड रिटर्न केवल अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। आपको एग्जैक्ट रिजल्ट निकालने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। तो उसी पे जा रहे हैं। ये निकालना नहीं था और ना आपको दिखाना है, ये मैंने केवल और केवल कंपेयर कराने के लिए बोला है। आप लिखो तो रफ में लिख लेना। चलो अब IRR निकालनी है। क्या करना है? एक रेट अज्यूम करनी है आपको अपने मन में, ऐसी रेट जिससे इस कॉलम का टोटल जीरो हो जाए। ठीक है, इस कॉलम का मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल है वो जीरो हो जाए। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी सबको आती है या नहीं आती? प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? पीवी फैक्टर लिखते हैं यहाँ पे, और पीवी फैक्टर से कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ जाता है। ठीक है जी। मैं बोलना ये चाह रहा हूं, ऐसी रेट जहां पे इसका टोटल जीरो आ जाए वो आपकी IRR कहलाती है। अब इसका टोटल जीरो आने के लिए मतलब बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी है ना आपको। मतलब इस कॉलम में आपको कुछ फिल करना है जिसका टोटल जीरो हो, और इस कॉलम से वैल्यू कहां से आ रही है? -6 इंटू पी फैक्टर, 0 इंटू पी फैक्टर, 1 इंटू पी फैक्टर। क्लियर? बोलो, बात समझ में आई आपको? चलो अब रेट अज्यूम करनी है। क्या रेट अज्यूम करें बोलो? कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम में सॉल्यूशन आ जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे जीरो लाना। जरूरी थोड़ी है फर्स्ट टाइम में जीरो आ जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो नहीं सही, हम देखेंगे बाद में क्या करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो। अब मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से, यहाँ पे जो वैल्यू एनुअल रिटर्न आती है ना, देखो ये एचपीआर है। अब थोड़ा सी बात और समझ लेना, ये एचपीआर है। इस एचपीआर से एनुअल रिटर्न निकालोगे तो कितना आएगा बताओ मुझे, फटाफट से बता दो। यहाँ एनुअल रिटर्न कितना आएगा? व्हाट विल बी द एनुअल रिटर्न हियर? यही आएगा ना, क्योंकि 1 साल का ही तो डेटा था। इतनी जल्दी पकड़ो बात को, टाइम मत लगाओ अभी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसी को एक रफली रेट मान लो, कि मान लेते हैं यही आंसर आएगा, है ना। तो 34% अगर 1 साल की रेट है, यहाँ पे जो फिगर्स लिखनी है वो कौन सी लिखनी है? 3-3 महीने से दिया हुआ ना डेटा, तो आप भी 3-3 महीने से लिख दो। तो अगर पूरे साल की रेट 34% है ना, तो आपकी 3 मंथ्स की क्या रेट होगी? ये मैं गेस कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ। तो सालाना रेट अगर 34% है तो 3 महीने की रेट कितनी होगी बताओ? 8.5% होगी ना। तो 8.5% से ले लो आप पी फैक्टर। समझ रहे हो बात? 8.5%, 3 मंथली बोल रहा हूँ मैं, क्वार्टरली। पर एनम लोगे तो 34% हो जाएगा वो। अब आप बोलोगे ये आंसर सही थोड़ी होगा, नहीं होने दो, हमें एक आइडिया तो लगेगा ना हम कहाँ चल रहे हैं। चलो 8.5% से पी फैक्टर कौन निकाल के बता सकता है मुझे? जीरो पीरियड का क्या पी फैक्टर होता है? जीरो पीरियड का पी फैक्टर हमेशा 1 होता है। फिर निकालो कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 8.5।
1 डिवाइड बाई 1.085 0.92 3 डिजिट बताना, फिर सब एक साथ ही करना। 0.922 फिर 0.849 फिर 0.783 और फिर 0.722। लॉजिक कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ -6 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0.849 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 7.0552 मल्टीप्लाइड बाई 0.722, यहाँ आएगा 5.0938 है, तो 4 कर देता हूं मैं। ठीक है, लगाओ देखे टोटल, क्या टोटल 0 आ रहा है? क्या 0 आ रहा है तो काम हो गया, अदरवाइज हम इसको डेटा को चेंज कर लेंगे। माइनस का 0.057 आ रहा है, मतलब लगभग लगभग तो काम हो गया आपका। माइनस आने का मतलब क्या होता है? दिस इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको एनपीवी बोलते हैं। एनपीवी नेगेटिव आ रही है, मतलब रिटर्न 8.5% है, या इससे कम है, या इससे ज्यादा है। एनपीवी नेगेटिव का मतलब क्या होता है? अगर 8.5% से मैं एनपीवी निकाल रहा हूं, मतलब मेरा रिटर्न 8.5% नहीं है, इसीलिए तो नेगेटिव आ रही है ना, मतलब आंसर 8.5% से नीचे आएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? आंसर विल बी लेस देन 8.5%। तो एक और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 8% का निकालते हैं अब की बार। चलो 8% से निकाल के बताओ, पी फैक्टर यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 0.926 0.857 0.794 और 0.735। ठीक है, यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ एज इट इज आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू थी 7.0552 मल्टीप्लाइड बाई 0.735। दिस इज योर 5.186। अब की बार टोटल लगाओ, अब की बार एनपीवी का टोटल कितना आता है? अब की बार आ रहा है प्लस में 0.043। चलो अगेन बताओ मुझे फटाफट, अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या? 8% से कैलकुलेट करने पे एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमारा रिटर्न 8% से ज्यादा है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो पता लगेगा आपका रिटर्न 8 से ज्यादा है, 8.5 से कम है। तो अब यूज लेना पड़ेगा हमें इंटरपोलेशन। व्हाट इज इंटरपोलेशन? अगर यहां से यहां आंसर में मैं गया, देखो इसका बहुत इजी तरीका होता है, यहां से यहां आंसर में जाने में कितने परसेंट का चेंज किया मैंने 0.5% का चेंज किया, तो मेरा डेटा चेंज हो गया ज्यादा। मुझे इस वैल्यू को कहां तक लेके जाना था? केवल और केवल 0 तक लेके जाना था, तो इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। इस डिफरेंस को नीचे वाले डिफरेंस से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है इंटरपोलेशन। आप इसको पर एनम करके भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। IRR इज इक्वल्स टू, किससे स्टार्ट करें आंसर? 8 से कर देता हूं मैं स्टार्ट। 8 प्लस, देखो 8 से 8 पे आंसर कितना आ रहा है? 0.43 आ रहा है, 0.043। मुझे लाना कितना था इस आंसर को? 0.043 को मुझे 0 पे लाना था। ठीक है, ये तो ऊपर लिख दो। जबकि ये चला कितना गया? ये चला गया 0.043 से कहां तक चला गया? माइनस कर दो, माइनस के 0.057 पे चला गया, है ना, जबकि जाना नहीं चाहिए था वहां पे। ये जो आंसर आया, ये कितने परसेंट की वजह से आया आंसर? 8.5 -8, ये यहाँ पे लेस कर दो। चलो आंसर बताओ कितना आता है यहाँ से? दिस विल बी योर IRR।
8.215%। देखो ये एनुअल रेट थी क्या, IRR पर एनम क्या होगी बताओ, ये तो क्वार्टरली रेट थी ना, तो 8.215 इंटू 4 कर दो इसको, आंसर इज 32.86%। 32.86% आपका आंसर आ जाएगा यहाँ। एक बार चेक करना इसका आंसर, देखो 8.207 ले रहा है वो, अपन ने राउंड ऑफ कर दिया था उसको, ये 38.28% आ गया। ठीक है, लास्ट वाला स्टेप क्या होता है, इंटरपोलेशन नहीं आता क्या, मैं बताता हूँ। देखो इंटरपोलेशन में अगर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लो, IRR निकालने का फॉर्मूला होता है इंटरपोलेशन से, दो फॉर्मूले होते हैं। देखो अगर आपने दोनों के प्रेजेंट वैल्यू निकाल रखे हैं, इनफ्लो का अलग निकाल रखा है, आउटफ्लो का अलग निकाल रखा है, तो फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें मैंने इनफ्लो आउटफ्लो एक ही टेबल में ले रखे हैं, तो यहाँ पे इनफ्लो की वैल्यू अलग और आउटफ्लो की वैल्यू अलग नहीं है हमारे पास डायरेक्ट एनपीवी की वैल्यू है, तो यहाँ पे एनपीवी वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं। इसको मैं बोलूंगा LDR, लोअर डिस्काउंटिंग रेट, प्लस NPV एट लोअर डिस्काउंटिंग रेट अपॉन NPV at lower discounting rate minus NPV at higher discounting rate, ब्रैकेट में हायर डिस्काउंटिंग रेट माइनस लोअर डिस्काउंटिंग रेट। ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला ऊपर लगाया मैंने, देखो चेक कर लो, यही फॉर्मूला लगाया गया, मैंने लॉजिक समझा के लगाया था, बाकी ये फॉर्मूला याद कर सकते हो आपको अगर फॉर्मूला याद करना है, और एग्जाम में तो लिखना पड़ता है इसलिए फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है। ओके चलो, और कोई किसी को डाउट हो, एनीबडी एल्स? इस सॉल्यूशन पे बिल्कुल भी मत देखना नीचे, देखो तो केवल इस तरीके से देखना, आपको जो इसमें से चीज पकड़नी है वो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं मेरे हिसाब से जो ये आंसर आया है दिस इज रॉन्ग। अब आप बोलोगे आपने ही करवाया है, मैंने इसलिए करवाया है कि इन्होंने इसी को आंसर मान रखा है, जबकि इन्होंने पूछा था आपको, वर्ड में दिखा देता हूं, एनुअल कंपाउंडेड रुपी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। अभी जो आंसर आया है ना वो एनुअल कंपाउंडेड नहीं आया है, वो आया है आपका क्वार्टरली कंपाउंडेड, ठीक है क्या। अभी जो आंसर आया है वो एनुअल कंपाउंडेड नहीं है, वो क्वार्टरली कंपाउंडेड है, क्योंकि आपने जो डिस्काउंटिंग रेट ली थी वो क्वार्टर वाइज ली थी 8.5% और 8%, तो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, पर क्योंकि इन्होंने इसी को मान रखा है तो मैंने भी आपको वही करवाया है ताकि आप एग्जाम में एटलीस्ट ये करो, है ना। समझने के पर्पज से ध्यान रखना, ये आंसर परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे स्कोप है करेक्शन का, तो आगे जाके हो सकता है करेक्शन आ जाए, जब तक नहीं आएगा तब तक अपन इसी को मान लेंगे। एनुअल कंपाउंडेड ये नहीं होता, क्या होता है आप एक बार लिख लो, मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा डेरिवेटिव वहां पे इसकी चर्चा भी होगी, तो वहां पे याद कर लेना, अदरवाइज नोट करके रखो, आपको मैं कभी और समझा दूंगा, ठीक है। अभी एग्जाम पर्पज के लिए यही सॉल्यूशन करना, उसमें चेंज मत करना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कौन सा था, 29 बोला था शायद आपने, क्योंकि 27 और 28 तो हो गए। यहाँ पे एक अटका के रखना चीज जो मैंने अभी आपको बोली है कि एनुअल कंपाउंडेड कैसे निकलता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। चलो ये लो 29th क्वेश्चन। अब कंसेप्ट खत्म हो गए इस चैप्टर के, केवल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 29 है, देखो, इक्वी स्टेबल अ पोर्टफोलियो मॉडल where 20% of fund value is invested in fixed income bearing instrument
and balance 80% is divided among old industry stock, iron steel, automotive industry stock, information technology stock, infrastructure company stock, financial services sector in the ratio of 4:2:6:3:5. क्या बता रखा है? कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है वो बता रखा है। तो अगर आपको इन सारे सेक्टर का रिटर्न दे दे तो क्या आप कंपनी का रिटर्न निकाल सकते हो क्या? अगर आपको फिक्स्ड इनकम का रिटर्न दे दे और इन पांचों स्टॉक्स का रिटर्न दे दे तो क्या आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकाल सकते हो, हाँ या ना? निकाल सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सबसे इजी काम है, वेटेड एवरेज कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, 3 म्यूचुअल फंड्स एक्स वाई जेड, 3 म्यूचुअल फंड है, ऑफर अ फंड स्कीम बेस्ड ऑन द इक्वी स्टेबल पोर्टफोलियो मॉडल। इसी मॉडल को यूज करके 3 म्यूचुअल फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। The actual return on equi stable portfolio for each of the 3 funds for the past 3 years is as follows। अब देखो मजे की बात, उसने इक्वी स्टेबल का ही रिटर्न बता दिया, उसने इन 6 चीजों का रिटर्न नहीं बताया आपको। इन 6 चीजों का रिटर्न बताते तो आप वेटेड एवरेज करके इक्विटी स्टेबल का रिटर्न कैलकुलेट करते, पर उसने डायरेक्टली इक्वी स्टेबल का रिटर्न बता दिया। मतलब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या थी, क्या थी ये इंफॉर्मेशन? ठीक है, आ रही बात समझ में? आपको म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दे रखा है, वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था ऊपर का डेटा। चलो जी, 3 साल का डेटा दे रखा है, एक्स का 3 साल का डेटा है, वाई का 3 साल का डेटा है, जेड का 3 साल का डेटा है। तो तीनों साल का एवरेज कर दोगे आप तो एवरेज रिटर्न आ जाएगा। बीटा फैक्टर दे रखा है इसका 1.35, इसका इक्वी स्टेबल पोर्टफोलियो, मतलब इन तीनों का बीटा भी यही हो जाएगा। Return on market portfolio indicate 1000 invested will fetch 153 in year including capital appreciation and dividend yield। देखो मार्केट का रिटर्न आपके पास दे नहीं रखा, आप कैलकुलेट करोगे आरएम, कैसे करेंगे? यील्ड दे रखी ना आपको, आपको बोल रहे टोटल 153 रुपए आप कमा रहे हो 1000 रुपए लगा के, कितना आरएम होगा? 15.30%। ठीक है, आगे बोला है आरबीआई बॉन्ड गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यील्ड 4.5%। तो आरएफ दे रखी है आपको। रेट द फंड मैनेजर एक्स वाई जेड, रेटिंग देनी है आपको। अब कैसे दोगे रेटिंग बताओ मुझे? विच बेसिस टू बी यूज्ड फॉर रेटिंग? बीटा दे रखा है आपको, बीटा बीटा अगर बीटा दे रखा होता है तो क्या हम सीएपीएम के बारे में सोचते हैं क्या? जब भी कभी बीटा दिया हुआ होता है तो क्या हम सीएपीएम के बारे में सोचते हैं? तो देखो आपको क्वेश्चन में एक्चुअल रिटर्न भी दे रखा है और सीएपीएम रिटर्न निकालने की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। इन दोनों चीजों को कंपेयर करके कौन सा रेशियो पढ़ा है आपने वो बता दूंगा। इन दोनों चीजों को कंपेयर करके ट्रेनर रेशियो पढ़ा है आपने, अल्फा पढ़ा है। ट्रेनर रेशियो क्या होता है? आरपी माइनस आरएफ अपॉन बीटा, है ना, इनको नहीं कंपेयर किया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं इनको यूज करके आप अल्फा से आपका आंसर दे सकते हो, जेनसेंस अल्फा। ठीक है जी। दूसरा ट्रेनर रेशियो भी कैलकुलेट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आरपी भी है, आरएफ भी है, बीटा भी है, तो वो भी बेसिस लिया जा सकता था। कोई भी बेसिस ले सकते हो। देखो बेसिस लेने में जब तक कुछ नहीं बताया कुछ भी ले सकते हो आप, पर आप याद रख लेना, क्योंकि ये ज्यादातर जेनसेंस अल्फा ही यूज लेंगे जब जब भी आपको कंपैरिजन के लिए बोला जाएगा बिना किसी इंफॉर्मेशन के। ठीक है, तो ये थोड़ी सी माइंड में रखने की बात है, बाकी ऐसा कुछ गलत नहीं है कि आप दूसरा रेशियो ले लेते हो। तो यहाँ पे अल्फा निकाला हुआ है और अल्फा के अकॉर्डिंग रैंक दी हुई है, देखो। ठीक है, ये रैंकिंग है जेड एक्स वाई। सबसे बढ़िया अल्फा जेड का है तो उसको सबसे 1 पे ले लो, फिर एक्स का है, फिर वाई का है। कर लोगे इसको ट्राई आप? इसको ट्राई कर लोगे? ओके जी, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, इस पे आ जाते हैं हम। छोटा सा ये क्वेश्चन तो, An aggressive mutual fund promises an expected return of 18% with a possible standard deviation of 20%। ठीक है, एक शेयर का रिटर्न दे रखा, म्यूचुअल फंड का रिटर्न 18% है और रिस्क 20% है। On the other hand, a conservative mutual fund promises an expected return of 17%, रिटर्न 17% है और रिस्क 19% है। Which fund you would like to invest in? पहला क्वेश्चन है, बार क्वेश्चन पढ़ लो। Would you like to invest in both if you have money? अगर आपके पैसे हों तो दोनों में लगाना पसंद करोगे क्या?
assuming you can borrow money from your provident fund at an opportunity cost of 10%, which fund you would invest your money in? Would you consider both funds if you can lend or borrow money at 10%? चलो 4 क्वेश्चन पूछे उन्होंने। पहला क्वेश्चन आता है, आपको दोनों में से किस में पैसे लगाने चाहिए? विच फंड यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन? अगर दोनों में से किसी एक में लगाने हो तो किस में लगाओगे आप? क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या आपको? मैंने आपको समझाया ना। बताओ रिटर्न के बेसिस पे कौन सा बढ़िया है? तो देखो यहाँ पे दो है, एक अग्रेसिव है और एक कंजर्वेटिव है। बताओ मुझे रिटर्न किसका ज्यादा है? रिटर्न 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 तो ए का ज्यादा है ना, तो रिटर्न के बेसिस पे तो मैं बोलूंगा ए बढ़िया है। रिस्क किसका कम है? रिस्क किसका कम है? सी का, तो रिस्क के बेसिस पे सी बढ़िया है। लोचा हो गया ना? क्या करते हैं ऐसे केस में? ऐसे केस में सीवी निकाल देते हैं हम, बस निकाल दो यहाँ पे सीवी। सीवी के बेसिस पे कौन आएगा? देखो चेक करो सीवी के बेसिस पे कौन है। सीवी के बेसिस पे कौन आएगा? बताओ, दोनों का सीवी बता दो मुझे। एच डी अपॉन एक्स बार होता है ना? ए आ रहा है क्या सीवी के अकॉर्डिंग? तो सीवी के अकॉर्डिंग ए आएगा देखो। तो इसने क्या कहा है? इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस एंड रिस्क टेकिंग एटीट्यूड। चलो कोई बात नहीं। आपको तीन तरह के रिस्क लेने वाले लोग बताए थे मैंने, याद हो तो आपको। रिस्क टेकर होगा, वो किस में लगाएगा पैसे? ए में, अग्रेसिव स्टॉक में। रिस्क सीक, एक रिस्क एवर्स होता है ना, रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स किस में लगाएगा? जिसकी रिस्क कम है, कंजर्वेटिव में। और जो रेशनल होगा वो लगाएगा पैसे किसमें? ए, एग्रेसिव में। क्लियर है सबको? तो तीनों तरीके से आंसर दे सकते हो, एक जने के हिसाब से भी दे सकते हो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर आपके पास पैसे हैं तो दोनों में लगाना पसंद करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे। हमने पूरा पोर्टफोलियो चैप्टर यही तो पढ़ा है। अगर आपको अपनी रिस्क डाइवर्सिफाई करनी है तो आपको हमेशा पैसे लगाने चाहिए मल्टीपल सिक्योरिटीज में। एक जगह कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। सर अग्रेस ए में सी होगा ना? ए में मतलब सी होगा क्या? आपने किसका बताया था? दोनों का सीवी बताओ मुझे, ऐसे नहीं याद आ रहा। सीवी कैलकुलेट करके बताओ। अग्रेसिव फंड का सीवी कितना है, कंजर्वेटिव का कितना है, बोलो। अग्रेसिव की सीवी 1.11, इसकी 1.12, तो ये वाला बढ़िया है ना एग्रेसिव? सही तो है फिर। एग्रेसिव बढ़िया हुआ ना, जिसका सीवी कम होगा वो ज्यादा बेटर है। सीवी से आंसर क्या आता है? हायर द बेटर की लोअर द बेटर? तो मैंने तीन तरीके बताए। रिस्क टेकर होगा तो वो ज्यादा रिटर्न में पैसे लगाएगा, तो वो अग्रेसिव फंड में लगाएगा। रिस्क एवर्स होगा तो उसको रिस्क कम चाहिए तो वो कंजर्वेटिव फंड में लगाएगा। और जो मॉडरेट होगा, रेशनल होगा, वो सोच के लगाएगा सीवी कैलकुलेट करके एग्रेसिव में पैसे। ठीक है हर्ष? ओके। दूसरा उसने पूछा था एक से ज्यादा में, तो आंसर देखो, यू कैन अचीव डाइवर्सिफिकेशन गेन इफ यू इन्वेस्ट इन बोथ। तो थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना इसको। ठीक है कि डाइवर्सिफिकेशन करने से क्या होता है, आपकी रिस्क कम हो जाती है और इसीलिए आपको पैसे हमेशा एक से ज्यादा फंड में लगाने चाहिए अगर वो दोनों के रिटर्न सही है तो। चलो आगे बोल रहा है, अगर आप 10% में पैसे बोरो कर सकते हो, क्या आपको पैसे लगाने चाहिए? क्या किसमें लगाने चाहिए? तो आप यही तो चेक करोगे ना। अगर आप पैसे ला रहे हो 10% में तो रिटर्न 10 से ज्यादा होना चाहिए। क्या दोनों म्यूचुअल फंड का रिटर्न 10 से ज्यादा है?
बोलो, क्या दोनों म्यूचुअल फंड का रिटर्न 10 से ज्यादा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आरएफ मानते हुए रेशियो कैलकुलेट कर दो। देखो रेशियो कौन सा कैलकुलेट किया है, शार्प रेशियो, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। तो शार्प रेशियो कैलकुलेट कर दो, जिसका शार्प रेशियो ज्यादा आएगा वो उस फंड में पैसे लगा दो। और लास्ट में क्या पूछा है, अगर 10% पे पैसे लाए जा सकते हैं तो क्या दोनों में पैसे लगाना पसंद करोगे क्या? हाँ, अगेन आंसर सेम वही होगा, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट के लिए एक से ज्यादा में पैसे लगा दो। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन कॉपी में लिख लेना, बाकी इलस्ट्रेशन 29 जो है वो आपका होमवर्क है। तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हो गए इसके, ठीक है, मॉड्यूल में और कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ पास्ट एग्जाम के स्कैनर वाले क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तब तक के लिए कोई भी डाउट है, मोस्ट वेलकम। क्लियर सबको? तो फिर टाटा करने का टाइम आ चुका है। चलिए जी, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो अच्छे से, संडे है, संडे को क्वेश्चंस ट्राई करो। स्कैनर के भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे हो जाए तो ट्राई कर लो, बाकी हम तो करेंगे ही, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज डाल देना। चलो जी, बाय बाय।